चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ से। ठीक है। गॉस लॉ। बिफोर वी गेट टू गॉस लॉ, we need to understand something known as electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर एक छोटा सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर, अच्छा कोई भी सरफेस अगर होगा तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। डू वी एग्री ऑन दैट? Yes, sir. ठीक बोल रहा हूँ? Yes, sir. आवाज आ रही है इसे? Yes, sir. ओ, आप म्यूटेड से लगता है। ओके, तो जो भी सरफेस होगा उसका जो भी एरिया वेक्टर होगा वो तो नॉर्मल टू दी सरफेस होगा, लेकिन वो अपवर्ड्स भी हो सकता है और डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। तो पहले हम ये रख लेते हैं, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड ओपन सरफेस has two possible directions of area vector. Has two possible directions of area vector. For example, in this case, the area vector could be upwards or the area vector could be downwards. But if you have a closed surface, अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, फॉर एग्जांपल लाइक अ क्यूब, और तब आपको अगर लेट्स से राइट वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर निकालना है, अब आपके पास दो ऑप्शन नहीं है। अब आपको नेसेसरली आउटवर्ड नॉर्मल को ही अपना एरिया वेक्टर मानना पड़ेगा। अगर आपको टॉप सरफेस पे चाहिए तो आपको आउटवर्ड नॉर्मल को ही अपना एरिया वेक्टर मानना पड़ेगा। So in this case, in case of a closed surface, outward normal is taken as area vector. अगर ये एक्सेस मैं डिफाइन कर, अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि ये लेफ्ट वाले फेस पे एरिया वेक्टर कौन से यूनिट वेक्टर के अलोंग होगा? Negative x direction. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। परफेक्ट। क्योंकि हमको आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ ही लेना है। ठीक है। परफेक्ट। तो ये तो पहला बात हो गया कि हम एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे। अब आ जाते हैं फ्लक्स।
तो अगर कोई छोटा सा सरफेस है, उसका एक एरिया वेक्टर है, एंड लेट्स से फील्ड इस डायरेक्शन में, फील्ड लाइन से ऐसे जा रहा है तो फील्ड इस डायरेक्शन में, तो हम उस फ्लक्स को बोलेंगे ई डॉट डी ए। ये डेफिनेशन है, जैसे मोमेंटम का डेफिनेशन बनाया गया है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे फ्लक्स का डेफिनेशन है ई डॉट डी ए। अगर मान लो कि वो छोटा एरिया ना होके एक बहुत बड़ा एरिया हुआ, तो फिर फ्लक्स कैसे निकलेगा? ये तो छोटा एरिया पे डिफाइन किए, बड़ा उसको एरिया पे चाहिए, इंटीग्रेट कर देंगे। उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज फ्लक्स ओवर द सरफेस, करेक्ट? यस सर। ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो मैं अग्री कर गया, इफ फील्ड इज कांस्टेंट, इफ फील्ड इज कांस्टेंट, तब ई अंदर रहेगा कि बाहर आ जाएगा? और अगर वो बाहर आ जाएगा, तो फ्लक्स बनेगा ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, ए का इंटीग्रल वन, लेट्स कीप इट दिस वे। हम डीए को इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे सोच के रखते हैं अभी। कई बार आपको फ्लक्स ऐसे देखने मिलेगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें फील्ड भी वैरी करेगा। नहीं, इस साइन का क्या मतलब हुआ इसे? वो तो यहाँ भी है। पार्शियल डिफरेंस, पार्शियल वाला। नहीं, जब ये होता है इसका मतलब है आप जिस सरफेस पे काम कर रहे हैं वो एक क्लोज सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस है। एक स्क्वायर क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस है। स्क्वायर एक ओपन सरफेस है। और अगर क्यूब पे काम करे वो क्लोज्ड है। तो अगर आपको ऐसा साइन मिलेगा, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन अ क्लोज सरफेस। समझ पा रहे हैं? ओ, ओके सर। सो दिस साइन इंडिकेट्स वी आर वर्किंग ऑन क्लोज सरफेस। मैं अभी इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके चलूंगा, मुझे कुछ आपको समझाना है इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़े एग्जांपल्स से समझना शुरू करते हैं, तो यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग।
एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे ईशान, एंड देन वी डिस्कस। फील्ड यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है। नहीं, बट अपन तो, हमारे पास तो फील्ड सिर्फ जेड में है के ना। जेड डायरेक्शन उसमें वेरिएबल है। तो जेड डायरेक्शन में जो फील्ड है वो चूंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है वो फील्ड वेरिएबल है। तो अगर वो फील्ड वेरिएबल है तो क्या लगता है आपको, एक बार में फ्लक्स आएगा कि इंटीग्रेट करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। हम्म अगर आप इंटीग्रेशन के बारे में सोच रहे हो तो शायद आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स आपके पास एक एलिमेंट होगा डी एक्स का। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी मान सकते हैं, पॉजिटिव जेड में भी मान सकते हैं और नेगेटिव जेड में भी मान सकते हैं, क्योंकि ये एक ओपन सरफेस है। करेक्ट ईशा? यस सर। और इसका जो फील्ड है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव जेड में है, मतलब ऊपर आता हुआ फील्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स लिखना चाहूँ, तो चूंकि एरिया भी जेड में और फील्ड भी जेड में, तो उनका डायरेक्शन डिफरेंट की सेम? सेम होगा। सेम होगा, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ ई इंटू एरिया। और एरिया को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से अगर आप देखोगे, ए इंटू डी एक्स। ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। इसको इंटीग्रेट मारेंगे अगर, ए ई नॉट एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस पे। एक्स की लिमिट बता दो।
ए से टू ए। परफेक्ट, ए से टू ए। तो ये जो अपना फ्लक्स है, ये देखना क्या बन जाएगा। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई टू, ए से टू ए। टू को बाहर कर लेते हैं, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार देखिए तो। यस सर। लॉजिक क्लियर है? सो यस दिस इज सर। हाउ दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फ्लक्स। और एक दो चीज देखते हैं। ये सब फील्ड लाइंस है सर। तो अगर ये फील्ड लाइंस है तो क्या लगता है आपको, इस डिस्क पे फील्ड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? डिस्क पे कांस्टेंट है। परफेक्ट। और ये इसने जो एंगल बनाया हुआ है डिस्क के सरफेस के साथ, वो एंगल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 53 डिग्रीज है। और इस फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो 20 न्यूटन पर कूलम है। फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क। और उसी में एक और एग्जांपल है। Okay, looking for the answers of these two.
सर फर्स्ट का आंसर 16 पाई है क्या? फर्स्ट का आंसर 16 पाई। ओके, क्विकली चेक करते हैं और प्रोसेस पे भी ध्यान देते हैं। क्योंकि हमें दिख रहा है कि फील्ड कांस्टेंट है, तो हमने बात की थी कि ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क का कोई भी एरिया लोगे तो उसका एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन में कि सब एक ही डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो मैं डिस्क के सारे एरिया वेक्टर चूंकि सेम डायरेक्शन में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई डॉट ए, जहाँ पे ये होगा ए वेक्टर का डायरेक्शन। अगर ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है तो ए और ई वेक्टर के बीच का एंगल 53 की 37? 37। परफेक्ट। तो अब आप लिखोगे ई इंटू ए विच इज पाई आर स्क्वायर वन इंटू कॉस 37 विच इज 16 पाई। परफेक्ट ईशा, यही लॉजिक अपनाया था। यस सर। करेक्ट। लुक एट द सेकेंड वन। सेकंड में सर जीरो होगा। जीरो होगा। नो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीरो बोल रहे हो तो अगेन लॉजिक तो अपन यहाँ तक तो वैसे ही पहुंचे हैं, लेकिन अब यहाँ पे हर छोटे छोटे सरफेस का एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन? डिफरेंट डायरेक्शन में सर। और जैसा एक एरिया वेक्टर नीचे की तरफ वैसा ही एक एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, दोनों रहेगा कि कैंसिल कर जाएगा? कैंसिल हो जाएगा सर। ऐसे ही पेयर वाइज सब कैंसिल कर जाएंगे, तो इस स्फीयर का अगर मैं टोटल एरिया वेक्टर कैलकुलेट करूंगा तो वो जीरो आ जाएगा, इसीलिए इसके थ्रू फ्लक्स भी जीरो है। सही बोल रहा हूँ? यस तो सर। अगर कोई स्फीयर का डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन पूछेगा ना तो वो जीरो होता है, लेकिन अगर कोई स्फीयर के डीए का इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या होगा जवाब इसका? अगर आर रेडियस है, डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन जीरो होगा, लेकिन डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा? पाई आर क्यूब। ध्यान से। डीए मतलब आपको अब सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, अगर आप सरफेस के सारे एरिया को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। करेक्ट। यस सर। तो उसका जवाब होगा 4 पाई आर स्क्वायर, याद है? स्क्वायर सरफेस यस एरिया सर। ऑफ। यस सर। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझना, एरिया एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन और एरिया के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन। ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर।
एक बार इसको देखेंगे, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। सर इसमें भी आंसर जीरो नहीं होगा? नहीं, इसमें अपन आंसर जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा फील्ड वेरिएबल। तो हम ई को बाहर निकाल के ये नहीं कह सकते कि ई डीए का इंटीग्रल है। करेक्ट ओके सर। है ना? तो ई को अगर आप बाहर निकाल लेते और आप बोलते कि ये डीए का इंटीग्रल करना है, तो आप बोलते क्यूब में जितना एक तरफ ऊपर उतना नीचे, जितना एक तरफ राइट उतना एक तरफ लेफ्ट, जितना एक तरफ पीछे उतना आगे, तो डीए जीरो हो जाएगा। तब हम जैसा आप बोल रहे हो सही होता है। बट अब हमारा फील्ड जो है वो वेरिएबल है। एक्चुअली में ये क्यूब कितने ओपन सरफेसेस से मिलके बना है? इसके पास कितने ओपन सरफेस? 6 ओपन सर्फेसेस। 6 ओपन सरफेस है। तो हमें, मेरा टारगेट क्या है, हम एक एक ओपन सरफेस पे फ्लक्स निकालते हैं और सबको जोड़ देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, फ्लक्स एट द टॉप सरफेस, अगर मैं टॉप सरफेस की बात करूं, तो टॉप सरफेस पे फील्ड एक्स के डायरेक्शन में है, लेकिन फ्लक्स जे कैप में है, तो एंगल कितना? 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट कितना? जीरो। जीरो। फ्लक्स फ्रॉम द बॉटम सरफेस, बॉटम की जीरो। कहानी देखो, जीरो। लेकिन याद रखना कि बॉटम के हर एक पार्ट पे फील्ड सेम नहीं है, क्योंकि उसका एक्स चेंज हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। फील्ड कुछ भी हो वो हमेशा एक्स में होगा, और वहां का एरिया हमेशा नीचे की तरफ होगा, एंगल हमेशा 90 होगा, फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। फ्लक्स थ्रू फ्रंट सरफेस,
हाउ मच इज द फ्लक्स थ्रू दिस फ्रंट सरफेस? जीरो। जीरो, क्योंकि अभी भी फील्ड जेड में और एरिया, सॉरी फील्ड एक्स में, एरिया जेड में अभी भी वो एंगल 90। बैक सरफेस बता दूं? वो भी जीरो। परफेक्ट। अब बात करते हैं लेफ्ट सरफेस। मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पूरे लेफ्ट सरफेस पे एक्स का वैल्यू है जीरो। इस पूरे लेफ्ट सरफेस पे दिख रहा है आपको? यस एक्स का सर। वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू जीरो तो इस पूरे लेफ्ट सरफेस पे फील्ड कितना? जीरो। अगर फील्ड जीरो तो फ्लक्स भी कितना? जीरो। बच गया सिर्फ राइट। बच गया सिर्फ राइट। अब राइट की बात कर लेते हैं। इस पूरे राइट सरफेस पे एक्स की वैल्यू कितनी? एल। एल। इसका मतलब है कि इस पूरे राइट सरफेस पे फील्ड होगा, अच्छा, ये इस सरफेस पे जब नॉर्मल लेंगे तो कौन सा नॉर्मल लेना है, इनवर्ड नॉर्मल कि आउटवर्ड नॉर्मल? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड नॉर्मल का डायरेक्शन प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई। फील्ड भी प्लस आई में, एरिया भी प्लस आई में, इसका मतलब है दोनों का डायरेक्शन सेम, यानी फ्लक्स थ्रू राइट फेस, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। तो जब अपने पास कोई क्लोज सरफेस हो और अगर क्लोज सरफेस पे हम ई कांस्टेंट नहीं देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे ओपन सरफेस पे काम करेंगे और उनका फ्लक्स निकाल के टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर देंगे। इसमें कुछ और बातें हमें समझनी पड़ेंगी। मैं दो तीन क्लेम्स कर रहा हूँ। फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is directly proportional to, or magnitude of flux through a surface is directly proportional to number of field lines crossing the surface, number of field lines crossing the surface। तो अगर मैं आपको दो सरफेस दिखाऊं और फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से है, किसके थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा, फर्स्ट सरफेस की सेकंड सरफेस? सेकेंड सरफेस। फ्लक्स थ्रू S1 इज लेस देन फ्लक्स थ्रू S2। तो जिस भी सरफेस से फ्लक्स ज्यादा होगा उस सरफेस के थ्रू फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेंगे। ठीक है? So this is one thing. For a closed surface, for a closed surface, there are two types of flux: inward flux and outward flux. For example,
ओके, अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप लेफ्ट फेस पे फ्लक्स निकालो, तो आपको क्या लगता है, फ्लक्स का वैल्यू प्लस आएगा कि माइनस आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर ऑपोजिट होगा, करेक्ट? यस सर। तो अगर आप किसी क्लोज सरफेस पे काम कर रहे हैं और उसके एक पार्ट पे अगर फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है वो इनवर्ड फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? इनवर्ड इनवर्ड फ्लक्स। फ्लक्स। आप देख सकते हैं वहां पे फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं आपके क्लोज सरफेस को। और वही मैं अगर आपसे पूछूंगा कि फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी सरफेस पे, क्लोज सरफेस के किसी पार्ट पे फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो वो आउटवर्ड फ्लक्स। तो फॉर अ क्लोज सरफेस, इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव। और इसी के मदद से मैं इसका जवाब सीधे जीरो बोल सकता था। कैसे बोल सकता था वो दिखाता हूँ। ये जो स्फीयर था अपना, इस स्फीयर पे अगर मैं फ्लक्स निकालता, तो जरा ध्यान से देखो, कितने फील्ड लाइंस इनवर्ड्स कट कर रहे हैं? चार। यस सर। तो वो कुछ इनवर्ड फ्लक्स क्रिएट करते, और उतने ही फील्ड लाइंस आउटवर्ड फ्लक्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो जितना फील्ड लाइंस एंटर किया उतना ही फील्ड लाइंस लीव किया है। इसका मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स डिफरेंट होगा कि सेम होगा मैग्नीट्यूड? सेम हो। सेम होगा। इसका मतलब है एक जितना माइनस होगा, दूसरा उतना ही प्लस प्लस, सॉरी, एक जितना नेगेटिव होगा दूसरा उतना ही पॉजिटिव होगा। उनका सम कितना होगा? जीरो। और हमने मैथमेटिकली भी उसको जीरो प्रूफ किया था, याद है? यस सर। तो हमें ये याद रखना है कि फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दी सरफेस। तो जब मैं इस स्फेरिकल सरफेस को देखता हूँ, तो जितने फील्ड लाइंस अंदर की तरफ क्रॉस कर रहे हैं यानी इनवर्ट फ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं, उतने ही फील्ड लाइंस बाहर की तरफ भी क्रॉस कर रहे हैं, मतलब आउटवर्ड फ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब एक जितना नेगेटिव होगा दूसरा उतना ही पॉजिटिव होगा, एंड हेंस द नेट फ्लक्स विल बी जीरो। परफेक्ट। ओके, I have a Q charge, right? I have a charge with positive Q charge. How much is the total flux associated with this charge? I want to calculate the total flux associated with charge. कैसे calculate करेंगे? अच्छा, before you even do that, मैंने दो spherical surfaces बनाए, S1 और S2। किसके थ्रू फ्लक्स ज्यादा है? सर इसमें फ्लक्स सेम नहीं होगा।
या तो S2 में ज्यादा होगा। नहीं, आप आराम से सोचो और बताओ मुझे, एक ही आंसर पॉसिबल है ना। इसमें या दोनों में फ्लक्स सेम है, या S2 में ज्यादा है या S1 में ज्यादा है, और क्यों? सेम होगा सर। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो दोनों के थ्रू सेम ही अमाउंट ऑफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये भी बता दो कि फाइव S1 पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसका एरिया का लाइक डायरेक्शन जो रहेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक वो फील्ड लाइन का भी या है। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपको हर जगह आउटवर्ड फ्लक्स ही मिल रहा है, आपको दिख रहा है? कहीं भी फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है कि आपके वॉल्यूम को? नो सर। इसका मतलब है आपके पास सिर्फ आउटवर्ड फ्लक्स है, और आउटवर्ड फ्लक्स को जब भी ऐड करते जाओगे तो आपको नेट रिजल्ट एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। सेम इज द केस विद S2। परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं किसी एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वही टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यू होगा? क्योंकि मैं क्यू के सारे फील्ड लाइंस को कैप्चर कर ले रहा हूँ, यस और नो? और कोई फील्ड लाइन बचा क्या? नो सर। तो अपन क्या करते हैं कि एक स्फीयर बनाते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी फील्ड लाइंस हम इसके क्रिएट करेंगे, वो सारे फील्ड लाइंस इस स्फीयर से पास करेंगे। इसका मतलब है फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज नथिंग बट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज क्यू। तो इस स्फीयर के रेडियस को आर मान लिया जाए। अगर मैं आपसे इस पॉइंट पी पे फील्ड पूछूं, तो क्या वैल्यू होगी फील्ड की? ध्यान रखना, ये एक स्फीयर है और ये एक पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट पी है। मैं आपसे पी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू पूछ रहा हूँ। अगर ये डिस्टेंस आर है, तो पी पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? आर। तो फील्ड एक पॉइंट चार्ज के आर डिस्टेंस पे होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। अच्छा, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा, वो मुझे बताओ, अंदर की तरफ लेना होगा कि डीए बाहर की तरफ? आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है इस छोटे से सरफेस पे अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा ई डॉट डी ए। ई और डी ए का डायरेक्शन सेम है, तो ई डॉट डी ए इंटू कॉस जीरो इज वन। मैं ई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब अगर मुझे इस पूरे सरफेस पे चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा, इस पूरे सरफेस पे फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही रहेगा ना, कहीं भी जाऊंगा तो? यस सर। इसका मतलब है मेरे पूरे सरफेस के लिए फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरिएबल की कांस्टेंट? कांस्टेंट। बाहर कर लेते हैं। ध्यान से देखना ही सही, इस पर इंटीग्रेशन डीए वेक्टर का है कि डीए का है? डी ए। अगर डीए का है तो पूरे स्फीयर के सरफेस पे वो इंटीग्रेशन जीरो होगा कि फोर पाई आर स्क्वायर? 4 पाई r स्क्वायर। परफेक्ट। तो इसको अपन लिखते हैं फोर पाई आर स्क्वायर, यानी फ्लक्स आया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो उस फ्लक्स की वैल्यू आएगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। दिस इज द टोटल फ्लक्स क्रिएटेड बाई वन पॉइंट चार्ज, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लॉजिक में कोई दिक्कत है तो बताएंगे। क्लैरिटी है इसकी? यस सर। अच्छा, मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है।
On the surface of sphere, field is constant everywhere. True or false? On the surface of this sphere, field is ट्रू constant. है सर। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड नहीं बोल रहा हूँ, फील्ड बोल रहा हूँ। फील्ड स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर तो फिर कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड हर उस पॉइंट पे सेम है, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग? डिफरेंट है सर डायरेक्शन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू कि फॉल्स? फॉल्स। समझ पाए इस बात को? यस। ठीक है। इसीलिए मैंने ई को कांस्टेंट नहीं माना था। याद करो, यहाँ पे इंटीग्रल करके ई को बाहर नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि ई वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ई मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यही आपको समझना पड़ेगा कि वेक्टर कांस्टेंट होना अलग बात होता है, उसका मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट होना अलग बात होता है। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, विच इज गॉस लॉ। पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं उसको एनालिटिकली प्रूव करूंगा। मैं कोई रिगरस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं करने वाला, एनालिटिकली प्रूव करूंगा। ये उसका स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, और इसमें पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देता हूँ। आपको एक साइन दिख रहा है यहाँ पे। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस बताया था, क्या होता है इसका इंपॉर्टेंस? डायरेक्शन वो लाइक क्लोज सरफेस का है। इसका मतलब जब भी आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, आपका सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। आप कभी भी ओपन सरफेस पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्या आप स्क्वायर पे गॉस लॉ लगा सकते हैं? स्क्वायर, नो सर। डिस्क, डिस्क पे भी आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो भी एक ओपन सरफेस है। लेकिन अपन क्यूब पे लगा पाएंगे, क्योंकि क्यूब एक क्लोज सरफेस है। ठीक है। तो पहला चीज तो अपने को यही समझना है। क्यूइन जो है, वो है चार्ज enclosed by the closed surface. Charge enclosed by the closed surface. अब हमारे पास एक सरफेस है, मान लेते हैं क्लोज सरफेस। एंड लेट्स से ये कहानी, तो गॉस लॉ बोलता है कि इस क्लोज सरफेस के थ्रू, ये हमारा क्लोज सरफेस है, यही कहता है ना गॉस लॉ, कि आप इसके थ्रू फ्लक्स इतना लिख सकते हैं। यस सर। अब हम समझते हैं कि Q3 क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स में, या Q4 क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स में। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं Q3 का फील्ड लाइंस बनाऊंगा, क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ Q3 की वजह से जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा,
उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा। तो Q3 का नेट फ्लक्स ऑन द सरफेस कितना? 0। उसी तरह से Q4 का भी नेट फ्लक्स ऑन दी सरफेस कितना? 0। 0। इसीलिए Q3 और Q4 नेट फ्लक्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं सरफेस पे, क्योंकि फ्लक्स ड्यू टू Q3 on the surface becomes zero because inward and outward flux cancel out each other. Q1 का सारा फ्लक्स इसके साथ एसोसिएट होगा और Q2 का भी सारा फ्लक्स एसोसिएट होगा। Q1 पॉजिटिव है इसलिए आउटवर्ड फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, Q2 नेगेटिव है इसलिए वो आउटवर्ड क्रिएट करेगा कि इनवर्ड क्रिएट करेगा। इनवर्ड। इसीलिए आपको दिखेगा कि उसके फ्लक्स में एक माइनस साइन, इसीलिए हमारा नेट फ्लक्स ये बन के आता है। अच्छा, हमारा नेट फ्लक्स प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर Q1 बड़ा हुआ तो प्लस होगा और अगर Q2 बड़ा हुआ तो माइनस होगा। टोटल फ्लक्स प्लस आने का क्या सिग्निफिकेंस होता है? अगर हम टोटल फ्लक्स निकाले गॉस लॉ से और वो प्लस आ गया तो इसका क्या मतलब है? वो फ्लक्स फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में है। नेट फ्लक्स या नेट नेट में कौन जीता है? आउटवर्ड फ्लक्स जीता है। और अगर टोटल फ्लक्स नेगेटिव आ गया तो कौन जीता है? इनवर्ड वाला फ्लक्स। इनवर्ट फ्लक्स जीता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट आर एंटरिंग इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट आर लीविंग। लॉजिक समझ पा रहे हो इसे? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और दिस इज वन ऑफ देम। इन दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फॉल्स में कैटेगराइज करिए। सर फर्स्ट वाला फॉल्स होगा क्योंकि नेट फील्ड 0 है, बट लाइक ऐसे तो नॉर्मल में तो फील्ड हो ही सकता है। एंड सेकंड वाला ट्रू है, ट्रू है। ओके, अपन देखते हैं। नेट फील्ड जीरो मतलब क्या? आप पूरे सरफेस पे एक सिंगल फील्ड तो कभी नहीं बता पाओगे। अगर आपके पास एक सरफेस है तो आप उसके पॉइंट्स के ही फील्ड बता पाओगे ना इसे। आप पूरे सरफेस का एक सिंगल फील्ड नहीं बता सकते। आप पूरे सरफेस पे टोटल फ्लक्स बता सकते हैं, लेकिन फील्ड तो आपको पॉइंट्स पे ही कंसिडर करनी है। ये सॉरी, अच्छा, यस सर। एक बार फिर से थोड़ा सा पहले वाले को अच्छे से सोच लो। तो फिर सर वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि फील्ड एरिया तो 0 हो नहीं सकता है, तो फिर फील्ड ही 0 होगा।
चलिए अब इसी को अपने को समझना है। मैं एक ही एग्जांपल से कोशिश करूंगा कि आपको दोनों बता दूं। मान लो हमारे पास एक सरफेस है और हमारे पास सिर्फ बाहर में ही इस बार एक चार्ज है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो बाहर वाले चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनेगा। मैं बस एक एंटीसिपेटरी फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। ऐसे ही कुछ फील्ड पैटर्न होगा, अग्री करते हो इससे? यस सर। अब मुझे देख के बताओ कि इन पॉइंट्स पे जहां से फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है वहां फील्ड जीरो कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। और अगर मैं आपसे पूछूं इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? जीरो। इसका मतलब इस सरफेस का ई डॉट डी एस है जीरो। तो even though E dot ds over the surface is zero, but still at all points is the field zero? नो सर। So first statement true, false? फॉल्स। और उसका रीजन भी अब समझते हैं। एक्चुअली में हर जगह ई जीरो होना चाहिए कि ई डॉट डी एस का सारे का सम मिला के जीरो होना चाहिए? ई डॉट डीएस का सारा का सम मिला के जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए। तो आप देखो कई जगह क्या होगा कि ई इधर है, डीएस बाहर की तरफ है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो जितना एक तरफ नेगेटिव उतना ही कहीं और तरफ पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फील्ड को ही हर जगह जीरो होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? यस सर। अच्छा, फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस इज ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, अगर ये ट्रू होता तो इस बार हमारा इनसाइड चार्जेस कितना है? इस सर बार इस आपका आवाज क्लियर नहीं आया था। अभी आ रहा है? यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस होता तो इस केस में इनसाइड चार्जेस कितना है बताइए? जीरो। लेकिन फील्ड ऑन दी सरफेस है कि नहीं? है फील्ड। इसका मतलब है फील्ड में कंट्रीब्यूशन सिर्फ इनसाइड चार्जेस का होता है कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों? इनसाइड और आउटसाइड दोनों का होता है कंट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली। फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं है आउटसाइड का, नेट फ्लक्स में। ठीक है, लेकिन फील्ड में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फॉल्स। क्लैरिटी है? यस सर। तो अगर अपन गॉस लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहें तो जरा ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ। पहला, it can be applied to any surface or it can be applied only to closed surface. Gauss law is applicable to any kind of surface or it is only applicable to closed surface? क्लोज सरफेस ओनली। It is applicable only for closed surface. Field at a point on the surface is due to both inside and outside surface, outside charges. Gaussian surface
should never pass through a discrete charge. ऐसा गॉसियन सरफेस आप कभी नहीं ले सकते हैं कि कुछ चार्जेस ऐसे हों और एक डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से ही वो सरफेस पास कर जाए, क्योंकि जब आप डिस्क्रीट सरफेस चार्ज से ही सरफेस को पास करा देंगे तो उस जगह पे जो फील्ड है वो बहुत हाई वैल्यू लेने लगेगा, आप वहां पे इंटीग्रल निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इट शुड नेवर पास थ्रू अ डिस्क्रीट चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस गॉसियन सरफेस इज नॉट पॉसिबल। फाइन। तो गॉस लॉ के लिए ये चीजें हमें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ओके। बेसिक फॉर्मेट पे एक बार काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये आई एम लुकिंग फॉर द आंसर्स ऑफ दीज टू।
सर फर्स्ट का वैल्यू 2 है क्या? फर्स्ट का वैल्यू परफेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है फ्लक्स थ्रू S1 आप लिखोगे 2/ε0, और फ्लक्स बाई S2 जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 - 1/ε0। अग्री करते हो? यस सर। और दोनों ही माइक्रो कूलम्स में है, तो अपन इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन को तो रेशियो से मतलब है। तो ये हो जाएगा 2। नहीं तो मेरे को इसको कूलम्स में लिखना पड़ता 10⁻⁻6, इसको भी कूलम्स में लिखना पड़ता 10⁻⁻6। परफेक्ट। सेकेंड वाला बता दीजिए। सर Q/6 एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट। अगर मैं पूरे क्यूब के थ्रू कैलकुलेट करता तो Q/ε0 होता है, चार्ज इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक चीज और दिख रहा है कि चूंकि ये सेंटर में है, तो हर एक साइड के थ्रू जो फील्ड लाइंस निकलेगा वो डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा सर। इसका मतलब है हर साइड के थ्रू फ्लक्स सेम। इसका मतलब है मैं टोटल फ्लक्स को लिख सकता हूँ 6 टाइम्स फ्लक्स थ्रू ईच साइड। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द साइड्स इज Q/6 एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट। तो ये आज हमने जो कवर किया है, दिस इज बेसिक्स ऑफ गॉस लॉ, राइट? आज यहीं तक रखेंगे।